हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज की अपनी 0 to हीरो क्लास के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो अपना कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर शेड्यूल भी थे, आर्टिकल एंड पार्ट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं, जो अपनी प्रीवियस वीडियो है। सो अगर आपको वहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिएगा और अपनी कमेंट्स को पोस्ट कीजिएगा। सो आज हम मेनली बात करेंगे शेड्यूल की। शेड्यूल के अंदर जो कि आपके पहले कितने थे, 8 थे और आज प्रेजेंट में 4 ऐड हो चुके हैं। एट लास्ट कितने हुए, 12। जो टोटल शेड्यूल्स हैं वो कितने हैं, 12 हैं। तो ये सारी चीज़ें और वो उन शेड्यूल्स की अमेंडमेंट कब की गई एंड देन उनमें लिखा क्या गया है, ये सारी चीज़ें हम अपने आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि कोर्स बिल्कुल बेनिफिशियल है, वैसे तो ऑफकोर्स बेनिफिशियल है, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ के साथ आपको अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिएगा। एंड आपको कोई भी अदर टॉपिक है जहाँ पे आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, मैथ हो, कहीं भी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं ताकि मैं आपके लिए वो वाली वीडियोस भी प्रोवाइड कर पाऊँ। सो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और अपना जो कंप्लीट पूरा का पूरा जो सिनेरियो रहने वाला है बिल्कुल फ्री रहने वाला है। सो आपको क्या करना है, बस इस चैनल को सपोर्ट करना है ताकि मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ को अपलोड कर पाऊँ। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है भाई, कोई भी आपकी गवर्नमेंट है वो जो भी अपनी पॉलिसीज़ लेके आती है वो सारी चीज़ें होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं। हुआ क्या था, 26 जनवरी 1950 को क्या थे, अपने 8 शेड्यूल थे। 26 जन 1950 में जब अपना कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, उस टाइम पे हमारे पास 8 शेड्यूल थे। होते गए फिर 4 शेड्यूल्स ऐड कर दिए गए। क्यों किए भाई, क्या ज़रूरत थी, वो देखते हैं आगे। तो 4 शेड्यूल को ऐड कर दिया गया तो ओवरऑल कितने बन गए, 12 शेड्यूल्स हो जाते हैं। तो अपने जो 12 शेड्यूल्स हैं वो करंट की बात है, प्रेजेंट की बात है, ठीक है। अब ऐड कितने हुए, 8 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, फिर 10, फिर 11 एंड देन 12, यही आते हैं सीरीज में। तो 9 शेड्यूल जब ऐड कर दिया गया तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई 1951 के टाइम पे, 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ है, देख रहे हो। तो 9th शेड्यूल जब ऐड कर दिया गया तो वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई 1951 के टाइम पे, ठीक है, कर दी भाई, ठीक है, हम भी समझ गए। देन 10th जो आपका शेड्यूल ऐड किया गया उस टाइम पे 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई 1985 के टाइम पे, मतलब 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1985 के टाइम पीरियड पे। एंड देन अगेन 11th आएगा, फिर कौन सी अमेंडमेंट हुई, 73rd अमेंडमेंट होती है उस टाइम पे, कब, 1992 के टाइम पे 73rd अमेंडमेंट की जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर 1992 के अंदर। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछना था जो कि मैं आपको अपने आर्टिकल्स के साथ साथ पार्ट्स के अंदर करवा चुकी हूँ। वहाँ पे मेरे को आपको ये बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाती है उसके अंदर कौन सा आर्टिकल होता है, 368, 369, 395 या 342, जो भी है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाती है वो कौन से आर्टिकल के थ्रू की जाती है, ठीक है। आंसर फटाफट कीजिएगा। देन हम बात करते हैं कौन से की, 12th की। 12th क्या अपना शेड्यूल, 12th शेड्यूल में कब किया गया, 74th अमेंडमेंट होगी 1992 के टाइम पीरियड पे। तो ये देख रहे हो दोनों साथ साथ हुए भाई, दोनों, ये 73rd है, ये 74th है, टाइम पीरियड भी सेम है 1992, ठीक है। तो 11th और 12th शेड्यूल जो है वो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1992 के टाइम पे, ठीक है। ये हमारे जो मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑप्शनल के अंदर, सो इनको अच्छे से याद कीजिएगा। 9th शेड्यूल जो था वो आपका ऐड कर दिया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, देन 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, देन 73rd 1992 एंड देन 74 1992, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस आते हैं, सो प्लीज़ इन्हें अच्छे से डिवाइड कीजिएगा। सो बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आपका क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ें बताई गई हैं। फर्स्ट शेड्यूल का था नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, जो भी स्टेट का नाम होगा, जो भी यूनियन टेरिटरीज होंगी वो सब। देन क्या बोला गया, टेरिटोरियल जुडिशरीज, यहाँ पे क्या बोला जाता है, इसका ओवरऑल मीनिंग क्या होता है, जुरिडिक्शंस का, यहाँ पे आपका एरिया से रिलेटेड है। मीन टू से जो आपका मान के चलो आपका हरियाणा है उसका कितना एरिया होगा, देन उसके बाद एमपी का कितना, पंजाब का कितना, और ऐसे जो आपकी कंप्लीट मैपिंग के अंदर जो आपने एरिया डिसाइड किए गए हैं वो एरिया की बात की गई आपके फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपकी सारी की सारी चीज़ें फिलअप हो चुकी थी, सब जो भी आपकी रिमेनिंग चीज़ें बच जाएंगी ना वो सारी आपकी शेड्यूल्स के अंदर डाल दी जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कौन से की, अपने सेकंड की। सेकंड शेड्यूल क्या कहता है, जो भी आपकी अलाउंस होगी, जो आपकी सैलरीज होंगी, किन किन की,
जो मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी सैलरी की बात की गई किसमें, सेकंड शेड्यूल के अंदर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव के, ठीक है। उसके बाद आते हैं चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन किसके, राज्यसभा के। लोकसभा और राज्यसभा के यहाँ पे स्पीकर्स की बात की गई है। अगर आप बोलोगे कि जो लोकसभा के अंदर होते हैं वो होते हैं अपने स्पीकर, ठीक है, लोकसभा के अंदर जो होते हैं वो होते हैं अपने स्पीकर्स, एंड जो अपने चेयरमैन वगैरह की मैं बात कर रही हूँ वो होते तो स्पीकर हैं, बट किसके, राज्यसभा के। उन्हें स्पीकर ने बोल के चेयरमैन बोला जाता है, ठीक है। राज्यसभा वालों को चेयरमैन बोला जाता है एंड लोकसभा वालों को स्पीकर ही बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर किसके, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के, एंड जो आपका चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है। यहाँ आती है अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली जिसके अंदर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एंड चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। ये क्या होता है, असेंबली के होते हैं अपने। देन आते हैं अपने कैग एंड जो अपने जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट के। अब बोलोगे कैग क्या है, ये है अपने ऑडिटर जनरल जिसको आप CAG लिखते हो, ठीक है। ये कौन है, अपने ऑडिटर जनरल है। बहुत सारी चीज़ों में जो भी अपने ऐसे कोई भी एक फाइनली आपको डिसीजन लेना होता है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आती हैं तो वहाँ पे इसकी हेल्प ली जाती है, ठीक है। तो आपका जो क्या है, ऑडिटर जनरल है। उसके बाद आपको ये बताना है कि आपको यहाँ पे हर एक बंदे की सैलरी दिख रही है, यहाँ तक कि आपको जज की भी दिखाई दे रही है। क्या यहाँ पे आपके मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर की सैलरी है कहीं पे, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं एंड उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी सैलरी आपके कौन से शेड्यूल के अंदर डिस्कशन किया गया, ठीक है। तो आपका सेकंड शेड्यूल के अंदर तो नहीं किया गया, तो आप बता सकते हो सेकंड शेड्यूल वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सो ओवरऑल आपके लिए ये जानना जरूरी है जो मिनिस्टर है और मिनिस्टर के साथ साथ जो उसकी काउंसिल है कंप्लीट, वो जो उसकी सैलरी होती है उसका डिस्कशन सेकंड शेड्यूल में नहीं किया गया। ओवरऑल जो भी बंदे हैं, जो भी है आपके पास डिप्टी गवर्नर, प्रेसिडेंट, जो भी है आपके जज तक, वो हर एक बंदे की सैलरी आपके सेकंड शेड्यूल के अंदर डिस्कशन की गई है। सो नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड शेड्यूल की। थर्ड शेड्यूल में कौन कौन सी भाई, जो भी आपकी ओथ होती है, जो भी आपके एफर्मेशंस होती हैं, मतलब जो भी आपको शपथ वगैरह दिलाई जाती है, वो सबका काम कहाँ होता है, थर्ड शेड्यूल के अंदर। जैसे कि कोई भी बंदा है इलेक्ट होकर के आएगा तो उस टाइम पे क्या लेगा, ओथ लेके आते हैं, ठीक है, ओथ ले ली। देन वो जो मेंबर बनता है पार्लियामेंट का या आपके स्टेट लेजिस्लेचर का, तो वहाँ भी उसको क्या लेनी पड़ती है, ओथ लेनी पड़ती है, उसको शपथ लेनी पड़ती है। देन आते यूनियन मिनिस्टर हो गए या आपके कोई भी स्टेट के मिनिस्टर हैं, उन सबको क्या लेनी पड़ती है, ओथ लेनी पड़ती है अपने उस एक पोजीशन, अपने उस एक ओहदे पर बैठने के लिए, ठीक है। देन फिर जज होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं और हाई कोर्ट होते हैं, इन सबको भी क्या लेनी पड़ती है, ओथ लेते हैं ये भी पहले। तो जो आपका CAG है, CAG फिर से बताया कौन है, ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल भी क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। क्या आपको यहाँ पे फिर से आपको प्राइम मिनिस्टर दिखाई दिया, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो तो है ना, जो भी मिनिस्टर है चाहे वो स्टेट के हों, चाहे वो आपकी यूनियन के हों, चाहे कहाँ के भी मिनिस्टर हों, वो यहाँ पे डिस्कशन किया गया, कहाँ पे, थर्ड शेड्यूल के अंदर। तो यहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की जो ओथ है उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया गया, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो मैं बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि अपना फोर्थ शेड्यूल है। फोर्थ शेड्यूल के अंदर जो कि एलोकेशंस हैं, जो पे शीट की, कहाँ पे, राज्यसभा की, एलोकेशन ऑफ राज्यसभा की सीट की यूनियन एंड टेरिटरी और स्टेट्स के अंदर। मतलब जो राज्यसभा की सीटें होंगी या तो आपके स्टेट में हो या आपकी यूनियन टेरिटरीज हो, उन सब का डिस्कशन कहाँ किया जाएगा, फोर्थ शेड्यूल के अंदर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी लोकसभा के बारे में नहीं कहा गया, याद रखना, लोकसभा का डिस्कशन नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा की जो भी सीट होंगी, यूनियन टेरिटरी हो या फिर आपके स्टेट्स के अंदर हो, वो सब डिस्कशन आपके फोर्थ शेड्यूल के अंदर किया जाएगा। वैसे तो आपका ये पॉपुलेशन बेस होता है, सो जो भी डिस्कशन है वो सिर्फ आपका फोर्थ शेड्यूल के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर क्या मिलता है, कोई भी आपको प्रोविंसेस मिलते हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। कुछ एक मान लो आपके लिए कुछ आपको पावर दे दी जाती है आपके एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। जो भी एरिया और ट्राइब्स वाले हैं वहाँ सबके, एरिया एंड ट्राइब वाले आप समझ सकते हो, जो भी आपकी ट्राइब्स होती हैं उन सब के लिए कुछ अलग से स्पेशल प्रोविंसेस लगाए गए हैं, ठीक है भाई। फिफ्थ शेड्यूल की बात कर ली, अब बात करते हैं सिक्स्थ शेड्यूल की। जो सिक्स्थ शेड्यूल है उसके अंदर क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है जो स्पेशल कुछ एक 4 ट्राइब्स एरियाज को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। 4 कौन से एरिया भाई, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। याद रखना है, आपके ऑप्शंस में किसी एक को यहाँ से गायब कर दिया जाएगा एंड देन पूछा जाएगा यहाँ से कौन सा ऐसा एरिया है जो कि स्पेशल प्रोविजंस के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो
तो आप याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इनको कुछ स्पेशल ऐसे हाईलाइट करके रखा गया है कि इनको कुछ एक्स्ट्रा पावर दी जाएगी। मतलब क्या किया जाएगा, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा। आपको पता है डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, ज़्यादा पावर दी जाती है, किसको, उन एरियाज को। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपके 5th शेड्यूल में जो भी बंदे हैं वो सोचते हैं कि हम भी 6th शेड्यूल में ऐड हो जाएं। जो भी 5th शेड्यूल के अंदर जो भी आपके एरियाज आते हैं वो सब सोचते हैं कि हम 6th शेड्यूल में आ जाएं। क्यों सोचते हैं, क्योंकि ज़्यादा पावर मिलेगी, ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो हर बंदा क्या चाहेगा, ज़्यादा पावर लेना, ज़्यादा कंट्रोल को करना। तो वही चीज़ है कि 6th शेड्यूल में इसीलिए बंदे आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोर पावर्स, आपका मोर डिसेंट्रलाइजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है अपना 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल के अंदर क्या बात की गई है, डिवीजन ऑफ पावर की। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स के अंदर आपको फेडरलिज्म भी बताया था, ये भी बताया था जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेंटर में ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू आपकी स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो सेंटर की तरफ ज़्यादा पावर जा रही है, तो फेडरलिज्म तो है बट वो क्या है, कहाँ है, सेंटर की तरफ वो ज़्यादा जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उसको बोला जाता है तो क्वासी फेडरल। ठीक है, शायद आपको याद भी होगा। उसके बाद क्या बोला जाता है, जो आपकी सेंट्रल लिस्ट होती है, यहाँ पे अलग अलग जो पावर्स है वो डिवाइड की गई हैं। सेंटर को कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं, स्टेट को कितने, एंड जो उनके दोनों के मिक्स हैं उनको बोला जाता है कॉन्करेंट। ठीक है, दोनों के जो स्टेट और अपने सेंटर के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो उसे बोला जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट के अंदर आपके 100 सब्जेक्ट्स आते हैं। 100 सब्जेक्ट्स में आपके बैंकिंग, रेलवे एंड डिफेंस, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अगर इन पे रूल बनाना होगा तो कौन बनाएगी, आपकी सेंट्रल लिस्ट बनाएगी। किस पे, बैंकिंग, रेलवे एंड डिफेंस पे। बात करते हैं मैं स्टेट्स लिस्ट की। स्टेट लिस्ट के अंदर आपके आते हैं 61 सब्जेक्ट। कितने आते हैं भाई, 61 सब्जेक्ट्स आते हैं। 61 सब्जेक्ट में आते हैं पुलिस, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड लैंड। कोई भी आपके लैंड का इधर से उधर करना है, जो भी आपके जमींदार से लेनी है या कहीं भी हॉस्पिटल कुछ भी बनाना है, तो उसके लेके कौन बात करेगा, उससे लेके बात करेगी स्टेट। ठीक है, जो 61 टॉपिक हैं डिसाइड कर दिए गए हैं कि अगर 61 टॉपिक के अंदर कोई भी डिस्कशन होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट करेगी। ठीक है, आप ना तो स्टेट आपके सेंटर की लिस्ट में इन्वॉल्व होएगी, ना आपका सेंटर आपके काम में दखल अंदाजी करेगा बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट बोले तो यहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर लॉ की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है भाई, कर सकते हैं। कितने सब्जेक्ट हैं, 52 सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आपकी सारी चीज़ें होती हैं उसमें क्या होते हैं, आपके स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर यहाँ पे सलाह मशवरा करके यहाँ पे अपने लॉज को फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब बोलोगे अच्छा ऐसा भी है, अगर मान के चलो इनकी कोई भी सेंटर ने अलग लॉ बनाया एंड देन स्टेट ने कुछ अलग कहा, तो इसमें किसका एक चीज़, किसकी बात को माना जाएगा। आप सबको पता है कि आपका जो सेंटर है वो ज़्यादा पावर रखता है। अगर सेंटर ज़्यादा पावर रखता है तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया, डिफ़ॉल्ट सेंटर को ज़्यादा पावर दे रखी है। अगर सेंटर को ज़्यादा पावर दी है तो क्या आएगा, सेंटर की बात मानी जाएगी। तो सेम वही होता है, अगर दोनों के, अगर एक टॉपिक है, एक टॉपिक पे सेंटर ने भी अपना राय दी और स्टेट ने भी अपनी राय दी। ठीक है, मतलब आप अपने लॉ को लेके आए कि हम ये इंप्लीमेंट करेंगे, देन स्टेट वाला बोला नहीं मैं तो ये करूँगा। तो यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट सा बन जाता है, एक मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन जाती है। लेकिन ओवरऑल जो उसका सॉल्यूशन है वो यही है कि जो अपना सेंटर होगा उसके पास ज़्यादा पावर है बाय डिफ़ॉल्ट, सो सेंटर का जो भी यहाँ पे लॉ होगा उसको माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बताई गई है यहाँ पे। अगर सेम सब्जेक्ट पे बाय चांस कोई भी अलग अलग अपने जो भी अपने डिसीजंस है वो भी यहाँ पे बताते हैं, तो फिर क्या आएगा, जो आपका सेंटर है उसकी बात को माना जाएगा। ठीक है, सो आज के अंदर हमने बात की है 7th शेड्यूल तक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपने 12th शेड्यूल तक जाएंगे। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कोई भी डाउट है इनसे बीच में तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिएगा और अपने डाउट्स को जरूर बताइएगा। PDF वगैरह के लिए, कोई भी नोटिफिकेशन के लिए तो आप अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हर चीज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जो भी क्विज होएगी, जो भी आपकी PDF मिलेंगी, हर चीज़ को आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चैनल को सपोर्ट करना है एंड देन अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना है।